पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल सबसे पहले एक न्यायाधीश के चट, इस्तीफा और पट राजनीति वाले फार्मूले का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण के लिए मैं आपको दिल्ली से 1560 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लेकर चलूंगा। यहां क्या हुआ पहले यह बताता हूं। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जज थे, नाम है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। अचानक जज साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इधर जज साहब ने पद से इस्तीफा दिया, उधर लगे हाथ अपने पॉलिटिकल करियर का श्री गणेश भी कर दिया। जज साहब ने बीजेपी का दामन थामेंगे। 7 मार्च का मुहूर्त निकला है, जस्टिस अभिजीत बीजेपी में शामिल होंगे। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को चुनाव लड़ने और किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार देता है, लेकिन क्या यह नियम देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान है, खासकर जज, सेना और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर? और क्या ये नियम सबके लिए लागू हो सकते हैं, वो भी तब जब हमारे देश में जज के पद को बहुत पवित्र माना जाता है? इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब भी आप जानना चाहते होंगे और उनका परीक्षण करना आज पटियाल का फर्ज भी बनता है। किसी जज का इस्तीफा देना और तुरंत पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना कितना सही है? क्या कोई जज इस्तीफा देकर फौरन राजनीति ज्वाइन कर सकता है? न्याय निष्पक्ष होता है। जज का किसी भी पक्ष में शामिल होना क्या उनकी निष्पक्षता को संदेह के घेरे में लाएगा? जज जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए पोस्ट रिटायरमेंट आचार संहिता होनी चाहिए। इन सवालों के जवाब की पूरी डिटेल मैं आपसे साझा करने वाला हूं, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के तेज तर्रार जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने क्यों चट इस्तीफा और पट पॉलिटिक्स वाले विकल्प को चुना, उनकी अंतरात्मा पर क्या बोझ था? पहले इस थ्योरी का जज साहब की जुबान से ही समझना जरूरी है, समझ भी लेते हैं और फिर उनके समझाने के बाद बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. এই মুহূর্তে রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূল বলে যে দলটি আছে সেটা সম্পূর্ণ একটি দুষ্কৃতীদের দল। এটাকে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বলে আমি মনে করি না, এটা একটা যাত্রা পার্টি, পলিটিক্যাল পার্টি নয়। अभिजीत गंगोपाध्याय जज की कुर्सी से उतरकर राजनीति के मैदान में ऐसे ही नहीं आए। वो कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा पर बड़ा बोझ था, क्योंकि राजनीति में जो हो रहा है वो ना तो उसे देख पा रहे थे और ना ही उसे रोक पा रहे थे। इसीलिए जनहित में चुनाव मैदान में आने का फैसला कर लिया। वैसे आजकल अंतरात्मा की आवाज सुनने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। नेता अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट बदल रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। तो पूर्व जज साहब को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार और आजादी है ना? जज साहब का भी यही कहना है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज साहब की अंतरात्मा कैसे जागी, ये आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा। और क्यों उन्होंने न्यायाधीश की कुर्सी छोड़ने का फैसला किया, इसकी एक और वजह है। उस वजह का भी पटियाल ने परीक्षण किया है। पटियाल के परीक्षण की रिपोर्ट खुद पूर्व जज साहब आपको सुनाएंगे। For last 2 or more years, I was dealing with some matters, especially education matters, regarding which a huge corruption has been discovered and unearthed. A large number of important persons in the education sector of this government, labor matters, there are also large scams of the employers in respect of provident fund, gratuity, etc. I have also passed certain orders in those respects, but what I have failed, respectable duty of a judge, my job is over. This is the call of my conscience that now I should go to the larger people, larger area. आपने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे होंगे जब कोई सरकारी कर्मचारी या आईएएस, आईपीएस ऑफिसर रिटायर होकर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है या फिर वीआरएस लेकर सरकारी दल के टिकट पर चुनाव भी लड़ता है।
मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने वीआरएस लिया और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, इलेक्शन जीते और संसद में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह नौकरी के बाद बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बनाए गए। ये सिर्फ दो ही उदाहरण नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर रहे जनरल वीके सिंह ने रिटायरमेंट के 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री भी बने। पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे एके शर्मा भी रिटायर के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। बीजेपी ने यूपी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया और अब यूपी सरकार में मंत्री है। आईएएस ऑफिसर वीके पांड्यान ने अक्टूबर 2023 में वीआरएस लिया और अगले महीने बीजू जनता दल में शामिल हो गए। बाद में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। एस जयशंकर 2018 तक फॉरेन सेक्रेटरी थे। थोड़े दिनों के लिए प्राइवेट फर्म से जुड़े। 2019 में मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री बनाए गए। आईएफएस हरदीप पुरी 2013 में रिटायर हुए, 2014 में बीजेपी में आ गए, बाद में मंत्री बनाए गए, अभी भी मंत्री हैं। कानपुर के कमिश्नर अरुण असीम 2022 की बात करें तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और बाद में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, अब योगी सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह ईडी के अफसर राजेश्वर सिंह और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जैसे अफसर भी अब सियासी तौर पर सक्रिय हैं। एक एमएलए हैं तो दूसरे राज्यसभा सांसद। सवाल है कि क्या जज साहब भी ऐसा कर सकते हैं? क्या उनके लिए भी यही नियम है? जवाब है हां, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, कोई दूसरे सरकारी अफसर हो, फौजी या फिर जज। सियासत में शामिल होने के लिए कूलिंग पीरियड नहीं है, यानी चट रिटायरमेंट और पट पॉलिटिक्स ज्वाइनिंग हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि भैया ये कूलिंग पीरियड क्या है? इसका मतलब वो समय सीमा होता है जब एक सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद किसी भी प्राइवेट नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है या फिर अपनी नौकरी के संस्मरण को लेकर कोई किताब लिखना चाहता है। आमतौर पर यह रिटायर होने के बाद 1 या 2 साल तक होता है, यानी लागू रहता है। अगर ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल तक वेट करना होगा। 2007 से पहले 2 साल का कूलिंग पीरियड होता था। अगर कोई आर्मी ऑफिसर रिटायर हो जाता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है तो फिर रिटायरमेंट के बाद उसे 1 साल इंतजार करना होगा। इसी अरसे को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। लेकिन जज साहब के लिए कोई कूलिंग पीरियड नहीं होता है। जज चाहे तो रिटायरमेंट के बाद कोर्ट में दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट फर्म में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। अंतरात्मा जो कहे वो मानने के लिए स्वतंत्र है। बाकी बातें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, तब तो वो अब जज नहीं रहे। तो जब जज नहीं रहे तो वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकते हैं। राजनीति में भी मतलब ज्वाइन करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट अपना काम करें या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं तो उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड, अदरवाइज ये लोग प्रिज्यूम कर सकते हैं ना कि कुछ वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं उनके व्यूज से कुछ वो अलाइंड थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन मेरे विचार में जज को अपने ऊपर इम्पोज करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का मानना है कि जो पद देश के संविधान में दिए गए अधिकारों की गारंटी देते हैं उनको अपने प्रति लोगों के विश्वास की भी गारंटी देनी चाहिए। न्यायपालिका में काम करने वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके द्वारा लिए गए फैसलों को लोग शक की निगाहों से देखें। लोग अपने न्याय का सौदागर ना समझने लगे उन्हें, वो भी तब जब आप पद से उतर जाएं। वैसे 1958 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी जज केंद्र या राज्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से ना जुड़े, कोई सरकारी ऑफर एक्सेप्ट ना करें। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि 1950 के बाद 44 मुख्य न्यायाधीशों ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद ग्रहण किए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए करीब 70 जजों ने मानवाधिकार आयोग, लॉ कमीशन, कंज्यूमर रेड्रेसल कमीशन और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जैसी संस्थाओं में काम किया। ये हम सब उनका डेटा बता रहे हैं आपको। रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार ने 36% जजों को ट्रिब्यूनल, कमीशन
किसी न किसी कमेटी का हेड लगाकर या फिर लोकायुक्त की पोजीशन पर अपॉइंट किया। लेकिन आज चर्चा में है जस्टिस गंगोपाध्याय, क्योंकि वो किसी कमेटी या कमीशन के हेड नहीं बन रहे हैं, वो तो राजनीति में जा रहे हैं। तो क्या इससे पहले भी जज सियासत में सक्रिय रहे हैं? उसका भी खाका हमने देखा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा और रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सदस्य बने। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस पी सथाशिवम केरल के गवर्नर बनाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज फातिमा बीबी को तमिलनाडु की राज्यपाल बनाया गया था। 1952 में पंडित नेहरू के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद फजल अली को ओडिशा का गवर्नर बना दिया था। 1958 में जस्टिस MC चागला बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए और बाद में नेहरू कैबिनेट में शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर भी वो रहे। 1967 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव तो जाकिर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए। जस्टिस बहारुल इस्लाम भी 60 के दशक में 2 बार राज्यसभा गए थे। ये सब उन चीजों का रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से जस्टिस SK हेगड़े, हसनैन मसूदी, जस्टिस थिप्से, विजय बहुगुणा और राजेंद्र सच्चर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में गए। विजय बहुगुणा तो उत्तराखंड के CM भी बने थे, आप सबको याद होगा। यहीं पटियाल का सवाल यह है कि क्या किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा कोई पद स्वीकार करना चाहिए जिससे उनके पहले के पद की गरिमा पर असर पड़े? देखते हैं कई सारे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग किसी राज्य में गवर्नर बन जाते हैं, कुछ लोग किसी जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, कुछ लोग कहीं इंडिविजुअल सलाहकार और आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट हो जाते हैं। तो यह संविधान बहुत स्पष्ट रूप से ये बात आपसे कहता है कि आप अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, पद से त्यागपत्र देने के बाद अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उसमें संवैधानिक रूप से कहीं कोई बाध्यता, कोई रोक नहीं है। ये कोई जाने में किसी प्रकार की मैं नहीं मानता कोई बंधन है, लेकिन आज रिजाइन करके कल ज्वाइन करके अगर वो कंटेस्ट भी करते हैं इलेक्शन तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा आत्मचिंतन उनको खुद ही करना चाहिए। अगर वो आज अच्छे मतलब एक पथ पे नहीं गए हैं या उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये दायित्व नहीं समझा तो राजनीति में भी कोई सक्सेसफुल इंसान होने वाले नहीं है। वो जिस पार्टी में जा रही हैं उनको चाहिए कि इसको कूलिंग टाइम दिलवाएं, पार्टी में वर्क करें, जिसमें भी जाएं तो देखें कि क्या ये काबिल है भी राजनीति के या टिकट के या ये राज्यसभा लोकसभा जाने के। इस पार्टी को भी मंथन करना चाहिए। ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे लोग रिटायरमेंट के बाद अगर ऐसे पद या पेशे को चुनते हैं जो उनकी पहचान से मेल नहीं खाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। पटियाल का मानना है कि बड़े अधिकारी, जज वगैरह जो भी होते हैं, एक ऐसी आचार संहिता बननी चाहिए उनके लिए जो उन पर पद छोड़ने के बाद भी लागू हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।